आज हम महाराज साहब ने ऐसा बताया है, तो एक विषय को समझने का प्रयास करेंगे जिसका नाम है द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय। ये विषय हम क्यों समझ रहे हैं, पहले इस बात को समझें कि जीवन में सुख तो भीतर से ही है, शांति भीतर से ही, आनंद भीतर से ही है। ये वास्तविकता है, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन यदि सुख उत्पन्न करना आत्मा का स्वभाव है तो दुख उत्पन्न करना भी आत्मा की शक्ति है। उसको विभाव बोला। क्या बोला? विभाव बोला। तो एक तरह से सुख भी आत्मा उत्पन्न कर सकती है और दुख भी कर सकती है। यदि आनंद में आ सकती है तो शोक में भी आ सकती है, यदि शांति में आ सकती है तो अशांति में भी आ सकती है। मतलब आत्मा के दोनों स्वभाव है, दोनों शक्तियां हैं आत्मा में। आत्मा सुख और दुख, शांति और अशांति, और आनंद और शोक, ये दोनों को उत्पन्न कर सकती है। तो इसलिए ये समझना पड़ेगा कि आत्मा को कैसे सुख शांति आनंद मिले और कैसे आत्मा दुख अशांति और शोक से दूर रहे। तो उसके पीछे जो कारण है वो सिर्फ एक ही है। कहते हैं जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। मतलब आप किसी भी परिस्थिति को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को किस नजरिए से देख रहे हो, किस दृष्टिकोण से देख रहे हो, उस आधार पर यह तय होगा कि आप सुखी होगे कि दुखी होगे। आप सुखी होगे कि दुखी होगे, उसको तय करने वाला कौन है? हमारा ही दृष्टिकोण। एक व्यक्ति के बारे में आपने कोई गलत इमेज बना रखी है और वो व्यक्ति मान लीजिए भोजनशाला में परोसगारी कर रहा है, तो अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अब वो चूंकि आपकी मन में उसके प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, तो वो जब परोसगारी कर रहा है तो आपको अच्छा ही लग रहा है। वो क्यों अच्छा ही लग रहा है? क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं या क्या सोच रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इंप्रेशन मारने के लिए ऐसा कर रहा है। वो क्या कर रहा है? इंप्रेशन डालने के लिए इस प्रकार से कर रहा है। मतलब उसकी पूरी हरकत सेवा की है, भक्ति की है, दूसरों को उससे आनंद मिल रहा है। देखो 2 घंटे हो गए वो लगातार परोसगारी कर रहा है और हमारे मन में क्या आ रहा है? देखो कितना इंप्रेशन डालने की पड़ी इसको, तो बिल्कुल इंप्रेशन डालने के लिए कितना सब कुछ करने को तैयार हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमको उसको देखकर दुख हुआ, दूसरों को देख के सुख हुआ? तो सिर्फ इसका उत्तर क्या आएगा? क्या उत्तर आएगा? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका दृष्टिकोण जैसा है वैसा आपको दिखता है और जैसा दिखता है वैसा आपको फील होता है और उसके आधार पर सुख दुख होता है। तो हम द्रव्य गुण पर्याय इसलिए पढ़ रहे हैं। अब द्रव्य गुण पर्याय किस लिए पढ़ रहे हैं? द्रव्य गुण और पर्याय ये किस लिए पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने दृष्टिकोण को ऐसा बनाएं कि जिससे हम हर परिस्थिति में, हर संयोग में, हर सराउंडिंग में हम किसकी प्राप्ति कर सकें? हम दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति कर सकें। हम शोक से मुक्ति और आनंद की प्राप्ति कर सकें। हम अशांति से मुक्ति और शांति की प्राप्ति कर सकें। तो क्या इसकी आवश्यकता है? क्या हमें क्या इसको समझने की आवश्यकता है हमें? क्योंकि पूरा खेल ही दृष्टिकोण का है और दृष्टिकोण सुधारना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? अब करेले की सब्जी देखी और बच्चे को बोले कि नहीं तू मजे में रहे, आनंद में रहे, देख खुश हो जा, खुश हो जा। अब कैसे होगा बेचारा? कि उसको करेला मतलब क्या दिख रहा है? एकदम कड़वी चीज, एकदम खतरनाक चीज ना, उल्टी हो जाए ऐसी चीज। अब उसको देखकर अपन बोल रहे हैं खुश हो जाए, कैसे होएगा? लेकिन यदि उसका दृष्टिकोण सही हो गया करेले के प्रति, तो क्या बोलेगा, क्या देखेगा? वो देखेगा ना कि अरे इसमें पौष्टिकता होती है, इससे ब्लड प्यूरिफाई होता है, इससे ऐसा होता है वैसा होता है। तो उसको क्या हो जाएगा? उसकी इच्छा हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल है कि हमारे को दृष्टिकोण सुधारना है, लेकिन दृष्टिकोण सुधारने के लिए हमारे को बहुत कुछ सुधारना पड़ेगा अंदर में। हमारी सोच को सुधारने के लिए हमको समझ सुधारना पड़ेगी। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण ऐसा बन जाए जो कभी दुखी पैदा नहीं करे, कभी अशांति पैदा नहीं करे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा द्रव्य गुण पर्याय पर, जिससे हमारा परमानेंट सॉल्यूशन निकले। ठीक है?
अब कल महाराज साहब ने इसको समझाया था, वैसे थोड़ा रिवीजन होगा, थोड़ी कोई नई चीज आ सकती है। इसकी शुरुआत कहां से करते हैं अपन, कि यदि हमें द्रव्य को पाना है तो हमें पहले कहां जाना पड़ेगा? द्रव्य को पाना है तो द्रव्य कहां मिलते हैं? द्रव्य विश्व में, संसार में मिलते हैं। तो हमारा टॉपिक वहीं से शुरू होता है, विश्व से। सबसे बड़ी यूनिट या सबसे बड़ी चीज विश्व है। यह विश्व छोटा मोटा नहीं है, यह विश्व कैसा है? यह धरती नहीं है सिर्फ विश्व। यहां पर विश्व शब्द का अर्थ क्या रहेगा? तो विश्व मतलब लोक अलोक दोनों, लोकालोक। विश्व मतलब लोकालोक, मतलब यूं कहें कि जैसे आकाश असीम है, आकाश की कोई सीमा नहीं है, कि है, आकाश की कोई सीमा नहीं है, तो ऐसे ही विश्व की कोई सीमा नहीं है। तो विश्व कैसा है? असीम है, सीमा रहित है। इसको किसी को बोलना पड़ेगा। तो विश्व कैसा है? वो असीम है, मतलब यूं कह ले कि जहां तक आकाश है वहां तक विश्व है, और आकाश एंडलेस है, तो विश्व भी क्या हो गया? एंडलेस हो गया। तो विश्व असीम है, इसका मतलब विश्व मतलब ये छोटी सी धरती या ग्रह ये नहीं है। इसमें कई सूर्य, कई चंद्रमा, कई धरतियां सब आ जाती है, कुछ भी बचता नहीं, उसका नाम विश्व है। अब इस विश्व को देखना है, आप इस छोटे जीवन में देख सकते हो? पूरे जिंदगी भर भी आपको कोई एक विमान दे दिया जाए और आप इस विश्व की सैर करना चाहो तो कर सकोगे? पूरा विश्व देख लोगे? नहीं देख पाओगे, विश्व नहीं देख पाओगे। लेकिन विश्व को देखना ही है। कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? बोले जोर से, सर्वज्ञ बन जाएं। अब हमारे साथ दो तकलीफ है, एक तरफ हमारा राग द्वेष छूटता नहीं है, हम सर्वज्ञ बन नहीं सकते। और राग द्वेष छूटेगा किससे? द्रव्य गुण पर्याय समझ करके। और द्रव्य गुण पर्याय समझने के लिए क्या चाहिए? संसार को समझना पड़ेगा। तो इधर संसार को नहीं समझ सकते हैं, उधर सर्वज्ञ नहीं हो सकते हैं, फिर क्या किया जाए? कैसे समझे संसार को? भगवान के वचनों से समझें। स्वरूप समझ में आ जाएगा तो विश्व समझ में आ जाएगा। हाँ, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे गेहूं हैं एक बोरे में, अब आपको देखना है कि गेहूं की क्वालिटी कैसी है, तो आपको एक एक गेहूं चखना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो बोरा खाली हो जाएगा। कभी दुकानदार ऐसा करवाएगा? फिर क्या करना पड़ेगा आपको? सैंपल से आपको पूरा मिल जाएगा। यदि गेहूं, चावल, दाल, मूंग, उड़द, ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी, 6 चीजें पड़ी है, तो आपको 6 बोरे पूरे खाना पड़ेंगे उनका स्वाद चखने के लिए या जानने के लिए कि वो कैसे हैं, या 6 का सैंपल देख लोगे तो काम हो जाएगा। सैंपल देख लेंगे काम हो जाएगा। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि पूरे विश्व में है क्या, और जो है उसका सैंपल चख लें, उसके सैंपल को जान लें, तो अपना काम हो जाएगा। तो विश्व में क्या है, यदि ये प्रश्न उठेगा तो विश्व में द्रव्य ही द्रव्य है। विश्व में क्या है? द्रव्य ही द्रव्य है। अब ये द्रव्य क्या चीज होते हैं उस पर आ रहे हैं अपन। विश्व क्या है, तो विश्व की परिभाषा क्या लिखेंगे अपन? द्रव्यों का समूह विश्व है। द्रव्यों का समूह विश्व है, छोटी सी परिभाषा है, याद रहेगी। विश्व यानी द्रव्यों का समूह, ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। अब आप सोचिए कि अगला प्रश्न खड़ा हो गया, क्या? कि द्रव्य क्या है? तो द्रव्य क्या है? ये तो याद है आपको। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य मतलब पदार्थ। द्रव्य मतलब पदार्थ, वस्तु, चीज, सब्सटेंस, ये सब उसी के पर्यायवाची हो गए। अब यदि विश्व कैसे बना है, तो ज्ञानी बोल रहे हैं द्रव्यों के समूह से बना है। मतलब इन वस्तुओं का समूह है ये
विश्व। तो क्या फील कर सकते हो, क्या फील कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा स्थान, इसका नाम विश्व हो गया, और उस विश्व में भरे हुए क्या है, द्रव्य हैं, और द्रव्यों से ये भरा हुआ है। ठीक है, अभी जैसे रेगिस्तान है और रेगिस्तान की रेती है, तो रेगिस्तान मान लीजिए 100 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आपको वहां पर पूरा का पूरा क्या इमेजिनेशन हो रहा है? आपने अभी गए तो नहीं वहां रेगिस्तान में, लेकिन आपको इमेजिनेशन कैसा हो रहा है कि रेतियों का ढेर ही ढेर, ढेर ही ढेर, ढेर ही ढेर, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई नदी नहीं, कोई तालाब नहीं ना, बस रेती 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 भरी हुई है। उसी प्रकार से अब आप इमेजिन करो कि पूरा का पूरा विश्व है, पूरा का पूरा विश्व है। उसमें यदि देखें तो समुद्र भी है, द्वीप भी है, नदी भी है, तालाब भी है, पर्वत भी है, पठार भी है, फिर उसके बाद बिल्डिंग्स भी हैं, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, और उसके बाद हवा भी है। ये सब पूरा भरा पड़ा है, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं, ये सब हैं। लेकिन अब आप इनको किस दृष्टिकोण से देखें, तो इनको आप पदार्थ की दृष्टिकोण से देखें। तो यदि अपन कहें कि पर्वत क्या है, पर्वत क्या है, पहाड़ एक है कि अनेक है, तो वास्तव में एक भी है, एक अपेक्षा से, लेकिन छोटे छोटे कणों से देखें तो कैसा है, अनेक है। एक भूमि है, वो भूमि कैसी है, छोटे छोटे मिट्टी के कणों से भरी हुई है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये पदार्थों का समूह है, पदार्थों का ढेर है। अब आप देखिए, पदार्थ ब्राउन ही हो जरूरी नहीं है, पदार्थ हरा भी हो सकता है, पदार्थ हरा भी हो सकता है, पदार्थ सफेद भी हो सकता है, पदार्थ पीला भी हो सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको हरे पदार्थ के रूप में कौन दिखा, ये पेड़ पौधे, हरियाली, ये सभी पदार्थों का ही है समूह। छोटे छोटे कण हैं, उन कणों के समूह से क्या बना, पेड़ बना है। इसी लकड़ी का जब बुरादा निकलता है तो वो किसका रहता है, वास्तव में वो पेड़ का ही रहता है, पेड़ का ही बुरादा है। वो छोटे छोटे अपन बोल रहे हैं कि कण हैं। तो जैसे मिट्टी के कण हैं, ऐसे पेड़ के भी कण हैं, ऐसे के ऐसे पानी के भी कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, भाप के कण ही होते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा संसार कैसा दिखने लगा, छोटे छोटे पदार्थों का समूह जो है वो अपने को विश्व दिखने लगा। देख सकते हैं इसको इस रूप में, देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, देख सकते हैं। जब ऐसे पदार्थों का समूह है, अब इस पदार्थों के समूह से पूरा विश्व बन गया। अब इसमें कौन कौन आ गया, इसमें कौन कौन आ गया, इस पूरे विश्व में कौन कौन समा गया, उसको विजुलाइज करना है आपको। तो इसमें जिसको आप अपना घर कहते हैं वो भी क्या है, वो भी आ गया इसमें, पर वो किस रूप में आ गया, और मेरा प्यारा घर नहीं है वो क्या है, अभी छोटे छोटे ईंट चूने पत्थर के कणों का क्या है, वो समूह है। ये शरीर भी आ गया, ये भी क्या है, छोटे छोटे कणों का समूह है। इसी राग बनती है ना इसी की, तो राग क्या है, कणों का समूह। तो ये भी शरीर क्या है, कणों का समूह, तो ये भी इसमें आ गया। जो आपके कपड़े हैं, जो आपके जेवर हैं, जो आपका कुछ भी आप मानते हैं, वो सब को आप देखिए कि बस कुछ नहीं है संसार में। रेगिस्तान में ऐसे रहती है, ऐसे किसी संसार में कण ही कण, कण ही कण, या यूं कहें पदार्थ ही पदार्थ, पदार्थ ही पदार्थ, पदार्थ ही पदार्थ भरे हुए हैं। और एक पदार्थ इधर से उधर जाता है, कभी कभी उधर से इधर आता है, कभी ऊपर से नीचे आता है, कभी नीचे से ऊपर जाता है, कभी पिंड बन जाता है, कभी अलग हो जाता है। बस ये चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा, और कुछ नहीं चल रहा। आपने नल खोला, पानी आया, मतलब क्या आया, क्या आया, पदार्थ आया। सुबह सुबह पेपर वाला आया, छोटे वो अखबार जो है वो भी क्या है, वो वनस्पति काय के कण हैं, छोटे छोटे, वो आ गए। फिर कभी कोई सफाई करने आया, वो धूल निकाल करके ले गया, कचरा निकाल दिया उसने क्या किया, कणों को बाहर कर दिया। तो कई पदार्थ अंदर आ रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, बस पदार्थों का ही जमावड़ा है पूरा। एग्रीड, सही है कि गलत है? तो पूरा ब्रह्मांड कहें या पूरा लोकालोक कहें, वो किससे बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ है। और पदार्थ बस इधर से उधर, उधर से इधर नाच रहे हैं। ठीक है, ये अपना जितना दृष्टिकोण है उससे हमने विश्व को जाना। इसलिए विश्व की परिभाषा क्या होगी, विश्व की परिभाषा क्या, पदार्थ का समूह या द्रव्यों का समूह। तो इतना से याद कर लें, तीन शब्द। विश्व मतलब क्या,
द्रव्यों का समूह। अब प्रश्न उठ गया कि द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, क्योंकि द्रव्य मतलब पदार्थ तो हो गया, लेकिन द्रव्य कहते किसे हैं? तो द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य की परिभाषा क्या है? जैसे अभी भैया ने बताई, गुणों का समूह। द्रव्य यानी क्या? गुणों का समूह। अब फिर एक प्रश्न उठा, तब द्रव्य क्लियर होगा। गुण किसे कहते हैं? गुण किसे कहते हैं? किसे बोलते हैं गुण? मानस भैया, गुण ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य में होते हैं, प्राणियों में होते हैं। गुण तो हर वस्तु में होते हैं, हर द्रव्य में होते हैं। जैसे अपन मोटे तौर पे बोलते हैं क्या है? सोने का गुण क्या है? चमकना। पानी का गुण क्या है? शीतलता। मतलब हम हर वस्तु में गुण देखते हैं ना। तो अभी आप ये माने कि गुण तो हर वस्तु में होते हैं, पहली बात। और एक एक वस्तु में एक ही गुण होता है कि अनेक गुण होते हैं? अनेक गुण होते हैं। अब इन गुणों की परिभाषा क्या है? तो जैसा मानस ने बताया कि गुण यानी वह विशेषता जो द्रव्य से कभी अलग नहीं होती, जो द्रव्य में ही रहती है। परिभाषा इतनी सी हो गई गुण की कि शॉर्ट में बोले तो द्रव्य की विशेषता, थोड़ा और विस्तार से बोले तो जो द्रव्य से कभी अलग नहीं होती। और इससे जोड़ दें तो जो द्रव्य से कभी अलग नहीं होती, किंतु द्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है, किंतु द्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है। इतना से याद रहेगा? क्या परिभाषा हो गई गुण की? जो सदैव रहती है और संपूर्ण भाग में रहती है। मतलब जो द्रव्य में रहती है, हाँ, हमेशा रहती है, वो बाहर नहीं जा सकती। द्रव्य को छोड़ करके गुण अलग नहीं हो सकता। जैसे अपन कहें, मोटे तौर पे बोल रहा हूं मैं अभी, सोने की चमक सोने से अलग नहीं हो सकती, या शक्कर की मिठास शक्कर से अलग नहीं हो सकती, या जैसे कोटा स्टोन है तो कोटा स्टोन की टाइल्स में जो हरा रंग है वो हरा रंग उससे अलग नहीं हो सकता। एक मोटे तौर पे अपन चर्चा कर रहे हैं अभी। मतलब विशेषता उसे ही कहते हैं जो उस वस्तु में होती है। तो उस वस्तु को अलग कैसे करेगी? वो कोई चीज तो है नहीं, चीज हो तो अलग हो, पर चीज नहीं है, वो तो विशेषता है। तो विशेषता कहां रहती है? विशेषता को कोई आश्रय चाहिए, वो आश्रय क्या है? वो द्रव्य है। तो अब हम चलते हैं वापस पीछे, जिसको नहीं समझ में आया वो भी समझे। विश्व किसे कहते हैं? बताइए, पीछे वाले, विश्व किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। द्रव्यों के, हाँ बेटे, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? पीछे वाले, हाँ बोले, ऐसे ही बैठे। द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो कभी द्रव्य से अलग नहीं होते हैं और द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहते हैं। हाँ, अब वो द्रव्य जब तक रहेगा तब तक गुण भी है। अब इतनी चीज समझ में आ रही क्या? इसमें कोई डाउट? अब एक और चीज समझना है बस, वो है पर्याय। एक नई चीज आ गई, पर्याय। क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है? द्रव्य, गुण और पर्याय। तो द्रव्य को समझा, गुण को समझा, अब पर्याय। पर्याय किसे कहते हैं? तो ये शब्द नया हो सकता है, अटपटा हो सकता है, लेकिन सरल है। पर्याय यानी क्या? तो पर्याय का शब्द का अर्थ है अवस्था। पर्याय शब्द का अर्थ क्या है? अवस्था, स्टेज। स्टेज भी बोलते हैं ना, जैसे पानी की 3 स्टेज है, पानी, बर्फ और भाप। जीवन की 3 स्टेज है, जन्म, जवानी और मृत्यु, या जन्म, जरा और मरण। तो स्टेज मतलब अवस्था।
स्टेज मतलब अवस्था, तो पर्याय मतलब वस्तु की अवस्था, वस्तु की कोई स्टेज। जैसे अपन देखते हैं जीवन में, जीवन एक है मान लीजिए, लेकिन अवस्था कितनी हो सकती है? अनेक हो सकती है। पेड़ एक है, लेकिन उस पेड़ की अवस्थाएं कितनी हो सकती है? बीज से लेकर के गिरने तक अनेक अवस्था होगी। पानी एक है, लेकिन पानी की अवस्थाएं कितनी हो सकती है? अनेक हो सकती है। तो पर्याय मतलब तो अवस्था हो गई, एक चीज, और ये अवस्थाएं एक नहीं अनेक हो सकती है एक ही वस्तु में। अब ये पूरी परिभाषा क्या होगी पर्याय की? तो ये जो गुण होते हैं किस में रहते हैं? वस्तु में, द्रव्य में। ये गुण जो होते हैं इनकी अवस्था बदलती रहती है, इनकी अवस्था बदलती रहती है। मतलब गुण एक ही है पर गुण की अवस्था बदलती रहती है, और उसके कारण से अब एक एक गुण की अवस्था बदलती है तो पूरे द्रव्य की अवस्था बदल जाती है। तो पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय गुणों की अवस्था को पर्याय कहते हैं, या गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं। वो तो बात की उसकी पहचान है। पहले तो अवस्था मतलब पर्याय, फिर पर्याय कैसी होती है वो बाद में अपन लेंगे। हाँ, तो पहली बात क्या हो गई कि अवस्था मतलब पर्याय, लेकिन यहां पर इस संदर्भ में क्या समझना है कि पर्याय मतलब क्या? अब किसकी अवस्था? तो गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं, गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं। हाँ, अब क्या होता है एक एक गुण की अवस्था को पर्याय का, तो उसका सम्मिलित रूप, सम्मिलित रूप क्या होगा कि जब एक एक गुण की कोई अवस्था आएगी तो द्रव्य की ओवरऑल एक अवस्था कही जाएगी। जैसे एक उदाहरण के लिए कि जीवन आगे बढ़ा, तो मान लीजिए कि एक बच्चा था पिंटू, तो उस पिंटू की उंगली छोटी, हाथ छोटा, कलाई छोटी, पैर छोटा, पेट छोटा, मुख छोटा, ये सब छोटे छोटे थे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, तो बड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे? अब सिर्फ पेट बड़ा हुआ, हर चीज बड़ी होती गई। फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर उसको फैट्स बढ़ गए, तो फैट्स का इफेक्ट कहां लगा? सब जगह दिखने लगा। फिर उसने तपस्या की तो सब जगह से थोड़ा वो फैट्स डिजॉल्व हुआ, तो पतला हुआ, तो सब जगह से हुआ। तो एक क्या अपन देख रहे हैं कि बदलाव एक एक चीज में तो आ ही रहा है, लेकिन कहा क्या जाएगा? पूरे पिंटू में बदलाव आ रहा है। पिंटू बड़ा हो गया, पिंटू और बड़ा हो गया, पिंटू अब थोड़ा बूढ़ा हो गया, पिंटू पतला हो गया, पिंटू मोटा हो गया। मतलब एक एक अवयव को कहां बोलेंगे? तो हम पूरा ओवरऑल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से, अब उसी प्रकार से जब गुण की कोई अवस्था आती है, एक एक गुण की अवस्था आती है, तो वो ओवरऑल क्या कहलाएगी? वो द्रव्य की अवस्था कहलाएगी, क्योंकि द्रव्य में क्या है? द्रव्य में गुण है। तो जब गुण की कोई अवस्था है तो वो क्या कहलाएगी? किसकी अवस्था कहलाएगी? द्रव्य की अवस्था कहलाएगी। तो इसलिए कभी कभी पर्याय की परिभाषा को हम दो तरह से कह देते हैं, गुण की अवस्था को भी पर्याय कह देते हैं, और गुण किसमें होते हैं? द्रव्य में। तो इसलिए द्रव्य की अवस्था को भी पर्याय कह देते हैं। इतनी चीज क्लियर है क्या? यदि क्लियर है तो इसका मतलब समझ में नहीं आया आपको। विपिन भैया समझ में आ गया? समझ में तो आता है, लेकिन छद्मस्त अवस्था में क्या होता है, समझने के बाद में ना समझी रहती है। तो अपने को तो हमेशा क्या करना, व्यापारी क्या करता है, जितना पैसा आया वो तो आ गया, पर फिर उसमें कमी देखता है तो उसका पैसा बढ़ता है। तो थोड़ा सा उस एंगल से चलना है अपने को कि द्रव्य गुण पर्याय एक ऐसा विषय है जिसको यदि 100 बार समझा है तो भी 101वीं बार यदि कोई समझाने वाला मिले तो क्या करना, तो समझना। तो समझ कुछ कुछ बढ़ती है, घटती कुछ नहीं है, बढ़ती है। तो चलें अपन उस एंगल से ही। तो विश्व, द्रव्य, गुण और पर्याय। अब देखिए ये समझ में नहीं आया होगा, इसलिए अपन फिर इसको समझते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स के माध्यम से। आपको क्या करना है, विश्व तो समझ में आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्य, गुण, पर्याय, तीन चीजों को समझना है, इसका भेद करना है, क्योंकि ये तीनों कहां रहते हैं? एक ही जगह रहते हैं। जहां द्रव्य है वहीं क्या है? गुण है। कहा ना, संपूर्ण भाग में होते हैं। और फिर जहां गुण है वहीं उसकी अवस्था आती है,
और वो अवस्था कैसी रहती है, एक और चीज समझ लें, ये अवस्था कैसी है, फिक्स है कि बदलने वाली है, बदलने वाली है। तो अवस्था बदल जाती है, इसलिए अवस्था को क्या बोलते हैं अपन, पर्याय। तो पर्याय कैसी होती है, कोई पूछे तो, जो आप बोल रहे थे, पर्याय परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। शील कहां लगाते हैं अपन, किसी चीज में शील कहां लगाते हैं, नहीं, शील लगाते हैं स्वभाव को कहने के लिए। यदि कोई चीज परिवर्तनशील है, इसका मतलब परिवर्तन उसका स्वभाव है, परिवर्तन उसका स्वभाव है। तो पर्याय का स्वभाव क्या है, कोई पूछे तो उसका उत्तर क्या आएगा, परिवर्तन, परिवर्तन उसका स्वभाव है। इसका मतलब क्या होगा, स्टेज बदलती रहेगी, स्टेज बदलती रहेगी, अवस्था बदलती रहेगी। अब अवस्था बदलती रहेगी, यदि अवस्था बदलती रहेगी तो जिसकी अवस्था बदल रही है वो क्या रहेगा, वो बदलता रहेगा कि वो फिक्स रहेगा, बताइए। नहीं, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, बहुत कॉमन सेंस की चीज है कि यदि कोई चीज बदल रही है तो अवस्था हो गई। अब जिसकी अवस्था बदल रही है वो क्या होगा, वो फिक्स ही होगा, वो फिक्स रहेगा, वो कायम रहेगा, वो कायम रहेगा। क्योंकि जैसे अपन बोल रहे हैं जीवन की अवस्था, बचपन से जवानी आ गई, तो बचपन चला गया, जवानी आ गई, लेकिन जीवन तो रहा ना। तो यदि अपन किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये परिवर्तनशील है, इसका मतलब जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो फिक्स है, जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो फिक्स है। तो इसलिए क्या मानेंगे कि गुण गुण कायम है। गुण कैसा है, कायम है। मतलब कायम है मतलब क्या है, फिक्स है। और पर्याय जो है वो परिवर्तनशील है, अवस्था बदल रही है, वस्तु फिक्स है, वस्तु के गुण फिक्स हैं। अब गुण फिक्स है तो वस्तु भी फिक्स है, क्योंकि गुण कभी द्रव्य से कभी अलग होता नहीं है। तो गुण फिक्स है, द्रव्य भी फिक्स है। तो इन तीन चीजों में दो चीजें फिक्स है। कौन कौन सी, द्रव्य और गुण फिक्स है, और बदलने वाली कौन है, पर्याय है। अब इसको यहां की भाषा में क्या बोलते हैं, तो जो फिक्स होता है उसको बोलते हैं नित्य। क्या बोलते हैं, नित्य। जो कायम रहता है उसको नित्य बोलते हैं, और जो बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं, अनित्य। तो द्रव्य और गुण कैसे हैं, नित्य हैं, और पर्याय कैसी है, अनित्य है। यह समझ में आ गया। अब एक और चीज, जो परिवर्तनशील रहती है, जो बदलती रहती है, उसमें क्या प्रोसेस होगी, तो पुरानी अवस्था जाएगी और नई अवस्था आएगी। ये होगा ना, कोई भी नई अवस्था आना है तो पुरानी अवस्था को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। होगा ऐसा। जैसे मान लीजिए कि गेहूं का आटा बन गया, गेहूं का आटा बन गया, तो कोई बोले गेहूं के दाने कहां गए, तो वो चले गए भैया, वो स्टेज चली गई गेहूं की, अब आटा बन गया। तो एक समय में कितनी अवस्था रहेगी, एक समय में एक अवस्था रहेगी, तो पुरानी अवस्था में क्या होगा, जाना पड़ेगा। तो यहां की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, तीन शब्द आपने कई बार सुने होंगे, उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य। उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य। तो पर्याय में क्या होगा, दो काम होंगे इनमें से। कौन कौन से, उत्पाद होगा और व्यय होगा। नई अवस्था का क्या होगा, उत्पाद, और पुरानी अवस्था का क्या होगा, व्यय होगा। जैसे गेहूं के दाने का क्या हो गया, गेहूं के दाने का क्या हो गया, व्यय हो गया, और गेहूं के आटे का क्या हो गया, उत्पाद हो गया। एक अवस्था आती है उसका उत्पाद होता है, मतलब उसकी उत्पत्ति हो रही है, और जो अवस्था जा रही है
उसका नाश हो रहा है, मतलब उसका व्यय हो रहा है, वो चली गई। ठीक है, किसी के काले बाल अब सफेद बाल हो गए, क्या बोलेंगे अपन? सफेद बाल की उत्पत्ति हो गई और काले बाल का क्या हो गया? व्यय हो गया है। हाँ हाँ हाँ, बस हाँ हाँ। तो पर्याय को पहले अपन फोकस कर लें। तो पर्याय में दो चीजें लग रही है, उत्पाद और व्यय, ये पक्की बात है। अब तीसरा है ध्रुव्य। ध्रुव्य मतलब कायमता, मतलब कायमपना। तो किसमें कायमपना है? किसमें कायमपना है? कौन नित्य है वो कायम है। तो नित्य कौन कौन है? द्रव्य और गुण। तो द्रव्य और गुण में ध्रुवता है, मतलब वो ध्रुव है, कायम है। वो पर्याय कैसी है? पर्याय परिवर्तनशील है। तो पर्याय में उत्पाद व्यय है और द्रव्य गुण कैसे हैं? ध्रुव है, कायम है। अब ये तीनों का कंसेप्ट समझ में आया आपको? नित्य और अनित्य, उत्पाद व्यय और ध्रुव्य, ये कहां मिलेंगे अपने को सब? उत्पाद भी कहां हो रहा है? उसी वस्तु में। व्यय भी कहां हो रहा है? उसी वस्तु में। और ध्रुवता भी किसमें है? उसी वस्तु में। मतलब कितनी गजब की बात है कि गेहूं है, गेहूं है, गेहूं का दाना है और गेहूं का दाना आटे रूप हो गया। तो पूरी की पूरी घटना कहां घटी? उसी, कहें कि उसी उन्हीं परमाणुओं में। कैसी घटी? कि नई पर्याय की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई, आटे रूप। पुरानी पर्याय का क्या हो गया? व्यय हो गया। और फिर भी साइंस की भाषा में कहें गेहूं के मॉलिक्यूल्स या गेहूं के परमाणु वो वही के वही रहे। ठीक है, तो ये भगवान महावीर की एक विशेष चीज है, दुनिया को दी उन्होंने, एक सोच दी कि आप एक ही वस्तु में अलग नजरिए से देख सकते हो। कोई बोले ये गेहूं बदल रहा है, हां बदल रहा है। किस अपेक्षा से? पर्याय की अपेक्षा से। पर्याय की अपेक्षा से बदल गया, स्टेज बदल गई, अवस्था बदल गई। लेकिन मूल वस्तु की अपेक्षा देखें तो नहीं बदला। तो नहीं भी बदला ये भी सत्य है, और बदला ये भी सत्य है। नहीं बदला ये भी सत्य है, बदला ये भी सत्य है। तो ये भगवान महावीर की अनोखी देन है। उन्हें कहा कि एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म रह सकते हैं, दो विरोधी शक्तियां या दो विरोधी क्वालिटीज रह सकती है। बदलने वाली पना भी है और नहीं बदलने वाला पना भी है। परिवर्तनशीलता भी है, अपरिवर्तनशीलता भी है। नित्यता भी है, अनित्यता भी है। दृष्टि बात है। चलिए यहां तक तो हमने देख लिया, लेकिन अब हम इस द्रव्य गुण पर्याय की समझ को सही कर लें। द्रव्य गुण पर्याय की समझ को सही करें। जैसे अपन कहें पानी मान लो गैस पे रखा था थोड़ी देर पहले, अब पानी सामने है, तो आप क्या बोलते हैं? शॉर्ट भाषा में बोलते हैं पानी कैसा है यदि पूछें तो उत्तर क्या आएगा? पानी गर्म है। पानी गर्म है। ये गर्म है कैसे पता पड़ा आपको? हाँ, मान लो भाप नहीं निकल रही तो छूकर, है ना, आपने छुआ, अरे गर्म है ये। ठीक है, तो इसी को अपन और स्पष्ट कहना चाहें तो क्या बोलेंगे? पानी का स्पर्श गर्म है। बोल सकते हैं ऐसा? पानी का स्पर्श गर्म है। क्योंकि पानी का स्वाद गर्म है क्या? नहीं। पानी की गंध गर्म है क्या? पानी गर्म है, ये बात सही है, शॉर्ट भाषा हुई। लेकिन इसको व्यवस्थित बोलें तो क्या बोलेंगे? पानी का स्पर्श गर्म है। अब इसमें पहले आप द्रव्य को बताइए, इसमें द्रव्य क्या है? इस वाक्य में पानी का स्पर्श गर्म है, इसमें द्रव्य क्या है? आपकी दृष्टि से बताइएगा। अभी पानी द्रव्य हो गया। ठीक है, एक मिनट, नए लोगों को ही बोलने दो। तो पानी का स्पर्श गर्म है। अभी पानी तो द्रव्य हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो दुनिया जानती है। अब कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन होता है गुण और पर्याय में। पर वहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको गुण की क्वालिटी मालूम है। जो हमेशा रहे वो गुण, और जो बदलती रहे वो पर्याय। तो अब पहले पर्याय क्या है इसमें, ये बताइए। गर्मपना। गर्मपना क्या है? पर्याय है, अवस्था है। क्योंकि वो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? तो आप उस समय क्या बोलेंगे? पानी का
स्पर्श ठंडा है, पानी का स्पर्श ठंडा है, तो जो बदल जाए वो क्या है? पर्याय है, अवस्था है। तो गर्म वो पर्याय थी, ठंडी भी पर्याय है, ये पर्याय हो गई। अब गुण कहां रहा? गुण क्या हुआ इसमें? द्रव्य भी मिल गया, पर्याय मिल गई, अब गुण क्या? शीतलता गुण नहीं है, तो फिर गुण बदलता है, तो विवेक भैया अविवेक हो जाएगा। हाँ हाँ, मतलब स्पर्श किए जाने की शक्ति, विशेषता उस पानी में है कि नहीं? आत्मा में है ही नहीं वो स्पर्श विशेषता। पानी आत्मा को स्पर्श किया जा सकता है क्या? नहीं, लेकिन उसमें ये विशेषता है, ये गुण है उसका। कौन सा? स्पर्श गुण। स्पर्श नाम का गुण है पानी में, तो वो गुण है उसका, वो गुण वही रहा, लेकिन उसका स्पर्श पहले ठंडा था, पहले गर्म था, बाद में क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो जो बदल जाए वो क्या है? पर्याय। तो स्पर्श की दो विशेषता है, उष्ण भी और शीत भी। तो उष्णपना और शीतपना तो हो गई पर्याय, लेकिन स्पर्श गुण हो गया। और स्पर्श गुण किस द्रव्य का हुआ? पानी द्रव्य का हुआ। तो इतना क्लियर है क्या? द्रव्य, गुण और पर्याय। पानी द्रव्य, गुण उसका स्पर्श, और ठंडापना और गर्मपना उसकी पर्याय। और आगे बढ़े। संतरे का स्वाद खट्टा है, संतरे का स्वाद खट्टा है, तो द्रव्य कौन हुआ? आप ही बताना पूरा विनेश भाई। द्रव्य हो गया संतरा, सहमत है सब? चलिए आगे। पर्याय खट्टापना, पर्याय खट्टापना बोल रहे हैं, सही है क्या? ये तो गुण हो गया ना कि पर्याय है? अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि गुण है ये। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि ये पर्याय है कि गुण है? हाँ नहीं, पर ये पर्याय है कैसे पता पड़ेगा? हाँ, पर्याय बदलती रहती है, तो खट्टापन एक जैसा ही रहेगा क्या संतरे में? कच्चा था तो कुछ अलग स्वाद था, फीकापना था, फिर थोड़ा खट्टा हुआ, फिर थोड़ा और खट्टा हुआ, फिर बहुत खट्टा हुआ, और फिर धीरे धीरे आगे जाते थोड़ा सा मीठासपन भी आया, और फिर वापस क्या हो गया? अब कड़वासपन आने लगा। अब एक ही संतरे के कितने रूप हो सकते हैं, कितने स्वाद हो सकते हैं? अनेक स्वाद हो सकते हैं। तो ये जो बदलता रह रहा है, ये क्या है? पर्याय है। तो उन्हें सही बोला था, गलत बोला था? सही बोला था, खट्टापना जो है वो पर्याय है। अब इसका गुण कौन? इसका गुण कौन? तो वाक्य क्या था? आप उस वाक्य में पकड़िए। संतरे का स्वाद खट्टा है, तो गुण क्या? स्वाद उसका गुण है, चखा जाने योग्य है, ये चखे जाने की योग्यता है, इसमें विशेषता है, इसलिए क्या हो गया? इसका गुण हो गया। मतलब इसमें स्वाद नाम की विशेषता है। आत्मा का कोई स्वाद है क्या? नहीं है, लेकिन उसकी स्वाद नाम की विशेषता है, तो ये उसका क्या कहलाएगा? गुण कहलाएगा। ठीक है, और आगे बढ़े। शरबत का रंग लाल है, शरबत का रंग लाल है, बताओ कोमल बहन। शरबत द्रव्य हो गया, सही है। पर्याय लाल हो गई, सही में। लाल क्या है? लाल पर्याय है। लाल क्या है? पर्याय है। उस शरबत को आप छोड़ दो धूप में, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, वो वैसे वैसे लाल रहेगा क्या? उसमें हल्कापन आ जाएगा, उड़ जाएगा कलर, या जो भी अपन अपनी भाषा में बोलें, लेकिन उसकी पर्याय परिवर्तित हो गई। तो जो बदल जाए वो पर्याय है। तो लालपना जो है वो पर्याय है। अब किसकी पर्याय है? गुण की अवस्था का नाम पर्याय है। तो गुण कौन सा? तो रंग नाम का गुण, रंग नाम का गुण और लाल रंग की पर्याय। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई, द्रव्य, गुण, पर्याय। अब जैसे जो और आगे बढ़े अपन,
फूल की गंध सुगंधित है, या फूल की महक या फूल की गंध सुगंधित है, तो इसमें फूल क्या हो गया? हाँ बताइए सब। द्रव्य हो गया, फूल तो द्रव्य हो गया। और गुण क्या हुआ? हाँ। अब देखिए यही बस कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ये एक दो दिन के बाद ठीक हो जाने लग जाएगा। तो बताइए, जो बदलती रहे वो पर्याय है। तो सुगंध एक जैसी रहेगी फूल की। आपने आज एक कमरे में फूल रख दिया, बहुत सुगंध आ रही है उसकी, कल भी वैसी आएगी, परसों भी वैसी आएगी, बदल जाएगी। तो इसका मतलब जो बदल जाए वो क्या? पर्याय। तो सुगंध क्या चीज हो गई? पर्याय हो गई। ठीक है, अब फिर गुण क्या है इसका? महक या गंध जो बोले, तो वो गंध गुण हो गया। अब उस गंध की दो पर्याय हो सकती है, सुगंध भी हो सकती है और दुर्गंध भी हो सकती है। ऐसे ही स्वाद की कई पर्याय हो सकती है, खट्टी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, कड़वी भी हो सकती है, कसेली भी हो सकती है, खारी भी हो सकती है, तीखी भी हो सकती है। ये सब क्या है? ये उस स्वाद गुण की पर्याय है। गुण वही रहता है लेकिन उसकी अवस्था बदल जाती है। ऐसे के ऐसे ही स्पर्श गुण है, और उसकी पर्याय क्या हो सकती है? ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, हल्की भी हो सकती है, भारी भी हो सकती है, चिकनी भी हो सकती है, खुरदुरी भी हो सकती है, नरम भी हो सकती है, कठोर भी हो सकती है, और ऐसे अनेक हो सकती है। तो ये सब पर्याय है जो बदलती रहती है। एक ही वस्तु को देखो आप, समय के साथ वो बदल जाता है, समय के साथ बदल जाता है। ये एड़ी वही है, गर्मी में एकदम चिकनी लगती है, और यदि ठंड में ध्यान नहीं दिया तो एड़ी फट जाती है, खुरदुरी हो जाती है। तो अब एड़ी तो वही रही, लेकिन एड़ी की अवस्था जो थी, स्पर्श की अवस्था जो थी, वो पहले चिकनी थी और वही खुरदुरी हो गई। बचपन में चमड़ी इतनी कोमल रहती है, फिर उम्र के साथ साथ 50, 55, 60 साल का अधेड़ व्यक्ति हो गया, अब उसकी वैसी चमड़ी रहेगी। तो चमड़ी तो वही रही, लेकिन चमड़ी का स्पर्श गुण भी रहा। वो पहले भी स्पर्श किया जा सकता था, बाद में भी स्पर्श किया जा सकता है, लेकिन उस स्पर्श की पर्याय पहले चिकनी थी, अब क्या हो गई? अब खुरदुरी हो गई, थोड़ी रफ हो गई। तो जो बदलती है वो क्या है? पर्याय। और अब उसके बदलते हुए भी उसका गुण तो कायम रहेगा, और गुण भी कायम रहेगा तो द्रव्य भी कायम रहेगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं। ठीक, नहीं आपको दे देते हैं, आप नोट कर लीजिए, आप थोड़ा उसको करके लाइए, फिर कल बताइए। कोशिश करेंगे ना तो उससे क्या हो, कंसेप्ट क्लियर होगा हमारा। तो लिखें, रुई का स्पर्श हल्का है, रुई का स्पर्श हल्का है, बाल का रंग काला है, बर्फ का स्पर्श ठंडा है, बर्फ का स्पर्श ठंडा है, मलाई का स्पर्श चिकना है, मलाई का स्पर्श चिकना है, दीवार का रंग या ईंट का रंग लाल है, ईंट का रंग लाल है। अब लिखिएगा थोड़ा, ये हो गई एक्सरसाइज। अब थोड़ी सी अगली नेक्स्ट, बी। ए ग्रुप हो गया, बी ग्रुप। करेला कड़वा है, करेला कड़वा है, मिर्ची तीखी है, मिर्ची तीखी है, दूध गर्म है, दूध गर्म है, कपड़ा लाल है, विष्टा दुर्गंधित है, विष्टा दुर्गंधित है, सेंट सुगंधित है। अब इसके साथ थोड़ा सा सी,
दूध का स्पर्श मीठा है, दूध का स्पर्श मीठा है। इसमें कौन सही कौन गलत आप बताना, और क्या गलत। लोहे का स्वाद काला है, लोहे का स्वाद काला है। हल्दी का रंग पीला है, हल्दी का रंग पीला है। बोलिए। हाँ, इसमें गलत क्या है ये पकड़ना है आपको। ये जो अब सी एक्सरसाइज शुरू हुई, हाँ वो आप, हाँ उसको आप पकड़िएगा, कल बताइएगा ना। मतलब ये वाक्य सही है क्या, पहली बात तो कि गलत है, और गलत है तो कहां गलत है। फिर उसके बाद हल्दी का रंग पीला है। उसके बाद चमड़ी चिकनी है, चमड़ी चिकनी है। ठीक है, इतनी एक्सरसाइज करके आना है। किसको करके आना है? हाँ सभी को। नहीं तो सब एक दूसरे के भरोसे रहेंगे, कोई ना कोई तो कर ही लेगा, ऐसा नहीं हो। अब इसको करने से क्या होगा, हमको द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि बनेगी, तो हमको हर जगह द्रव्य दिखना चाहिए। अभी तक हमको क्या दिखता है, ये अच्छा ये बुरा सीधे दिखता है, पर्याय में अटक जाते हैं। पर हमको द्रव्य दिखना चाहिए पहले। जैसे स्टील दिखा आपको, स्टील की कोई भी चीज है तो वो बाद में वो कोई चीज है, पहले वो क्या मटेरियल क्या है, स्टील है। तो उस वेव की दृष्टि बनाने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करना है अपने को। ठीक है, टाइम हो गई। ओम शांति शांति शांति।